So with these lines, I would like to call the first guest of today's interview, and his name is Ansari Altamash, Advocate Ansari Altamash. ये लाइन के साथ मैं उनको बुलाना चाहूँगा कि जिन वकीलों पर न्याय दिलाने की जिम्मेदारी है, जिन वकीलों पर न्याय दिलाने की जिम्मेदारी है, उनके लिए देश और सारा समाज तहे दिल से आभारी है. So I request Ansari Altamash to come. तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने लॉ को एज अ करियर क्यों चुना? मैं आपको एक बात बता दूं, मैं एक लास्ट बेंचर था. ऐसा नहीं था कि मैं बहुत टॉपर बच्चा था. मोस्टली लोगों को ये लगता है कि जो टॉपर बच्चे रहते हैं वही आगे जाते हैं, लेकिन ये टोटली रॉन्ग है. ये गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है. बचपन से ही मुझे शौक था. मैं भी एक स्लम एरिया से पैदा हुआ हूँ, और हमारे घर में भी हमारी बड़ी बहनें हैं और भाई हैं. हमारे घर में तकरीबन 4 डॉक्टर हैं, और हमारे यहाँ 2 लॉयर हैं, 3 इंजीनियर्स हैं. तकरीबन हम लोग 10 भाई बहन हैं. और हमारी जो वालिदा थी वो एक अंगूठा छाप जिसे कहते हैं, वो नॉन एजुकेटेड थी. हाँ, हमारे वालिद पढ़े लिखे थे, 7 पास थे. बट आज जो भी मैं यहाँ मकाम पे बैठा हूँ, उसकी वजह मेरी बड़ी बहन है, जिन्होंने अपनी मेहनत से हमको रास्ता दिखाया, हमारे लिए मेहनत की. यकीनन पेड़ लगाते हैं पेरेंट, लेकिन जो उसकी सिंचाई, जो उसको खाद डालना, उसको परवरिश करना, ये हमारी बड़ी बहन की वजह से है, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे सामने बैठा हूँ. एक NGO चलाता हूँ सर मैं, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, पेन केयर चैरिटी फाउंडेशन एंड ट्रस्ट. तो सर, जो गरीब बच्चे हैं, जो वाकई एफर्ट, उनके पास पढ़ने की फीस नहीं है, बस वो पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे हर साल हम लोग 70 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं. बट इसकी एक कंडीशन है, ऐसा नहीं कोई भी आए और पढ़ ले. मिनिमम उसके 65 to 70% मार्क्स होना चाहिए. हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, और बिना उसका नाम ओपन किए हम उसकी एजुकेशन का पूरा खर्च देते हैं. एडवोकेट साहब, जैसे आप 3 साल से ये फील्ड में काम कर रहे हैं, बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे. कोई एक ऐसा केस जो बहुत अलग हो, जो अभी तक याद हो आपको? सर, ऐसे केसेस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक केस जो सर, पता केस तो जल्दी ख़त्म होते नहीं है. सर, सारी दुनिया जब कोरोना के टाइम पे, महामारी के टाइम पे, जब दुनिया में नफसी नफसा का आलम था, उस समय हमारे भिवंडी के आम पाड़े में, तकरीबन सब जानते होंगे ना, आम पाड़ा भिवंडी में, खंडू पाड़ा, जब लोगों को खाने के वादे थे, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, लोग एकदम परेशान थे, वो टाइम कुछ औरतें, उनका नाम था एक रेशमा, एक रूबी, एक आलिया, ये 3 औरतों ने मिलकर कितना बड़ा स्कैम किया. जो स्कैम के अंदर 450 औरत को बेवकूफ़ बना के उनसे सोना ले लिया गया, उनसे पैसा ले लिया गया. और उसका केस आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से केस ये मैं लड़ रहा हूँ इनकी तरफ से. ये लोगों ने औरतों को बेवकूफ़ बना के उनसे साथ सोना ले लिया, सोना गोल्ड ऑफर दे दे के, झूठ बोल बोल के. इसमें टोटल 5.5 किलो सोना है, और तकरीबन 80 करोड़ रुपए का कैश का ये स्कैम था. और सर, सबसे बेहद अफसोस की बात यह है कि जिन औरतों को हम लोगों ने खुद किट दिया गया, राशन दिया, वो औरत का वहाँ 8 लाख रुपए है, वो औरत का वहाँ 12 तोला सोना है. तो ये है कि लालच बुरी बला है, और इससे परहेज करिए. आप लोग ऐसी कोई गलती ना करें, क्योंकि ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है. ये चलते रहेगा, चलते रहेगा. अभी भी वो सब जेल में है. उसमें से एक जो आलिया है, उसकी डिलीवरी भी जेल में हुई. ये लोगों ने बहुत कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने उसको छूटने नहीं दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू, जैसा कि हम मूवी में देखते हैं कि एक एडवोकेट जिस तरह से आर्गुमेंट करता है कोर्ट में, जैसे सनी देओल साहब की जो मूवी है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो किस हद तक उसमें हकीकत है, और क्या वाकई कोर्ट में इस तरह से जो लॉयर से आर्गुमेंट करते हैं?
क्योंकि जो लोग देखते हैं वो यही समझते हैं कि इस तरह का आर्गुमेंट होता है, लेकिन सर- रियलिटी में क्या कहाँ तक सच है? सर यकीनन मैंने इंटरव्यू दिया है, मैंने न्यूज़ पे किया है। सर ये क्वेश्चन मुझे हर जगह ये भी पूछा जाता है। सर पहले मैं आपको बता दूं कि वो एक मूवी इज एंटरटेनमेंट। वो आपको एंटरटेन कर रहे हैं और आपकी जेब में से पैसा निकाल रहे हो लोग। उनका वो मकसद है कि पब्लिक को एंटरटेन करना। सर अगर यहाँ पे जिस तरह था सही टेबल तोड़ता है ना, अगर वो तोड़ देगा तो हमको भगा दिया जाएगा। राइट। सर यकीनन की रही बात तारीख की, सर जो जज होता है ना, सर जज को तो दोनों वकीलों को सुनना है ना। ऐसा तो है नहीं जो जिस पे आरोप लगा है और जिस पे आरोप का इल्जाम नहीं लगा है, दोनों पार्टी जो भी है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को तो दोनों की सुनना है। वो तो सडनली सा जजमेंट दे नहीं सकता। तो इसलिए लंबी तारीख चलती है, लेकिन लोगों को सिर्फ टेंस है कि नहीं अरे इतनी लंबी तारीख क्यों चलती है। सर वो एक प्रोसीजर है। जब तक मैं दोनों फरीक की बात ना सुनूं, और सर एक केस तो होते नहीं है ना, हजारों केस पेंडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि अगर यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं और यूट्यूब पे जो हमें देख रहे हैं कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो लॉयर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या किस तरह से वो लॉ में अपना करियर बना सकते सर जब भी मुझसे कोई पूछता है कि मैं क्या बनूं या मुझे आप गाइड कीजिए, हमारे समाज में, मुस्लिम समाज में स्पेशल वकीलों की बहुत कमी है। आप 90% लाइए, 95% लाइए, आप बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन जब आप खुद के लिए अपनी आवाज़ उठा सकते, जब खुद का कोई आपका बच्चा, आपका भाई, आपकी बहन, कभी आपको पुलिस स्टेशन जाना हो या आपको हॉस्पिटल जाना हो या कोई बड़े ऑफिसर से बात करना हो, तो आप बात नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से सर हर एक घर में एक वकील होना चाहिए। लोगों को जाने दो, कम से कम वो खुद के घर की पैरवी करे, खुद के घर के लिए, मोहल्ले के लिए खड़े हो, खुद के रिश्तेदारों के लिए खड़े रहे वो। सही। और सर अगर आप 12वीं में हैं, 12th में हैं, कोई भी फैकल्टी के रहे आप, 12 के बाद 5 साल का कोर्स होता है BLS। आपको उसके लिए CET का एग्जाम देना पड़ता है, उसका कैप राउंड चलता है। और ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का होता है जिसको LLB कहा जाता है, उसके लिए भी सेम कैप राउंड चलता है। आपको कैप का एग्ज़ाम देना है और जैसा कॉलेज आप सिलेक्ट करते हैं परसेंटेज के हिसाब से राउंड टू राउंड वो चलता है। और ग्रेजुएशन में आपको 45 OBC के लिए है और ओपन के लिए 55% आपको मैंडेटरी है। बस इसके लिए आपको कैप राउंड देना बहुत ज़रूरी है। अब जैसा कि एक बहुत कॉमन सेइंग है, किसी को अगर लॉयर बनना होता है तो हम बोलते हैं कि आपको झूठ बोलना सीखना पड़ेगा। ये बात कहाँ तक सच है? क्या ये सही है कि लॉयर बनने के लिए झूठ बोलना सीखना पड़ता है? सर यकीनन सर ये भी एक ऐसा कॉमन क्वेश्चन है। ये लोगों के माइंड में सर बैठ गया है ये कि नहीं वकील झूठ बोलता है। सर टीचर हो, CA हो, डॉक्टर हो, वकील हो, सबसे सरे फहरिस्त वकील है झूठ बोलने में। ये ऐसा लोगों की सोच है, लेकिन ये मैं आज को आपका डाउट क्लियर करता हूँ, या आपके साथ चैनल के माध्यम से मैं लोगों को फिर से डाउट क्लियर करता हूँ कि वकील झूठ नहीं बोलता है। आई एम एक्सप्लेन यू। कोई क्लाइंट अगर हमारे पास आया, अपनी बात लेके आया, अपने प्रॉब्लम जो भी है, हम उसकी बात को सुनते हैं, उसको इंसाफ दिलाने के लिए, उसके अंदर जो लॉ का फ्रेम होता है, जितने बाइक में नट बोल्ट पार्ट चाहिए उससे ज़्यादा कानून है। बस उसकी बातों को हम जज के सामने पेश करने के लिए उसमें कुछ जरूरी जो इंग्रीडिएंट जो होते हैं, जैसे कि मैं बता दूं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो उनको ऐड करके हम जज के सामने पेश करते हैं ताकि उसको इंसाफ मिले। ये एक हमारा टैलेंट होता है कि हम उसको किस तरीके से लॉ में बैठा के उसको इंसाफ दिलाया जाए। तो इसमें कोई तरीके का झूठ का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सिर्फ लोगों की एक सोच है, एक कॉमन है। जो वकील है तो झूठ पक्का बोलता होगा। अगर मालिम भी वकील होगा ना तो नहीं, मतलब भी झूठ बोलता होगा।
तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, एक टैलेंट है, एक आर्ट है, जो आप अपने टैलेंट से जज को अपनी बात समझा सके, क्लाइंट की बात को रख सके और उसको इंसाफ दिला सके। बस इसके सिवा कुछ भी नहीं, कुछ झूठ नहीं बोला जाता। बस कुछ अल्फाज जो हम ऐड कर देते हैं ताकि जज उसको इंटरटेन करे, हमारे केस को इंटरटेन करे, हमको मौका दे अपनी बात रखने का। बाकी ये एकदम सर गलत बात है कि वकील ये खामखा ये सिर्फ बदनामी ये है और कुछ नहीं है। बाकी आप जो क्वेश्चन करना चाहते हैं वो आप एडवोकेट साहब से पूछ सकते हैं। क्रिमिनल जज के लिए आपको लॉ करने के बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, फिर JMFC का एग्ज़ाम होता है, आपको एग्ज़ाम क्लियर करके फिर आपको। और मैं आपको बता दूं, अभी हमारे भिवंडी के कांबा गांव के एक लेडीज़ अभी रिसेंटली वो जज बनी है वो। तो ये मत सोचिए कि हम लोग छोटे शहर के हैं या हमारे पास पैसा नहीं है या हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं है। आप लोगों को कभी भी कोई भी तरीके को लेके एजुकेशन के मामले में किसी भी चीज़ में कभी भी आपको ज़रूरत पड़े, आप यकीनन हमसे कांटेक्ट करिए, हम आधी रात को आपके लिए हाजिर हैं। हाँ मावी। सर, कोई क्रिमिनल को उम्र कैद की सजा हो जाती है, हाँ। उसके बाद फिर एक कौन सा टाइम पीरियड रहता है कोर्ट खुद से उसको बरी करता है कि 24 साल या 25 साल कोई एज रहता है उसके बाद छोड़ देते हैं? नहीं, एज डजंट मैटर, एज कोई मैटर नहीं करता है। अगर आप जुवेनाइल हैं तो उसके लिए अलग कानून है, अलग प्रोसीजर है। और अगर आप जुवेनाइल मीन्स 18 साल से कम जो बच्चे हैं उसके लिए अलग कानून है, अलग उनका सिस्टम वो है। और 18 साल का अगर ऊपर है तो उसके लिए अलग है, उसको उम्र भर भी हो सकती है। सर, हमारे भिवंडी में जो नया कोर्ट बना है उससे भिवंडी वालों को क्या फायदे हैं? उससे हम वकीलों को फायदा है। सही है। आपको क्या फायदा, आपका तो काम है ना, आप तो आपकी हाजिरी लगाना है, आप तो कोर्ट में खड़े होकर आपको जाना है। बस नए नए बिल्डिंग है, आइए एंजॉय कीजिए। और कोशिश ये रहेगी कि अल्लाह ना करे किसी को अल्लाह ताला कोर्ट दिखाए और किसी को दवा खाना दिखाए। Thank you so much, Advocate Ansari Altamash, for giving your precious time. Clap for him again for giving his time. So without any delay, I would like to call the next guest of our interview, and his name is Advocate Momin Shaf. तो इस लाइन के साथ मैं उनको बुलाना चाहता हूँ कि a best lawyer has great knowledge about the law, not the judge. तो सबसे पहला क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि एक लॉयर के अंदर क्या बेसिक क्वालिटीज होना चाहिए जिसकी वजह से वो एक अच्छा लॉयर बन सकता है? लॉयर के अंदर सर बहुत सी क्वालिटीज़ होना चाहिए, लेकिन कुछ क्वालिटीज़ है जो बेसिक क्वालिटीज़ है जो उनके अंदर होना ही चाहिए, मैंडेटरी। सबसे पहली चीज़ मैं सर ये चीज़ बताना चाहूँगा आपको, जैसे जंगल की एक कहावत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वैसे हमारे लीगल प्रोफेशन की एक कहावत है, सर्वाइवल ऑफ द स्किलेस्ट। ये होना चाहिए हर एक के अंदर। जैसे दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा ना सर, क्वालिटीज़ ये होनी चाहिए, सबसे पहली चीज़ उनके अंदर पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस इसके लिए भी ज़रूरी है सर, क्योंकि जब आप अपना करियर स्टार्ट करते हो तो आपके पास कुछ नहीं रहता है, आपको उस वक्त बहुत पेशेंस की ज़रूरत रहनी चाहिए, क्योंकि आपके पास ना तो क्लाइंट रहते हैं, ना ही सक्सेस जल्दी मिलती है, बहुत सी चीज़ें रहती है। तो आपके पास सबसे पहली चीज़ पेशेंस होना चाहिए, जिसकी वजह से आप आगे जाएं, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है सर, पेशेंस। और फिर दूसरी क्वालिटी ये होना चाहिए ना सर उनमें, करेज, कि डोंट फील इंफीरियर। किसी भी सामने किसी की भी फील्ड, अपने सामने आप जब लॉयर बनेंगे, कोर्ट रूम में जाएंगे, तो आपके सामने आपके सीनियर रहेंगे, आपको वहाँ इंफीरियर नहीं फील करना है। कोई भी तरीके का कॉम्प्लेक्स या ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, आपको अपना प्रिपरेशन, अपना जो भी चीज़ है, आर्ग्यूमेंट की
तैयारी, हर चीज़ अच्छे से करना है। आपको ज़रा भी किसी से कोई भी इन्फीरियर फील नहीं करना है। तो इसके लिए करेज बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ ये है ना सर, बहुत ज़रूरी ये भी है कि कॉमन सेंस क्वालिटी होना चाहिए। क्योंकि एक लॉ क्या है, लॉ इज़ अ कॉमन सेंस। ये सही और ये गलत, आपको कोई चीज़ बताई जाएगी, क्या ये सही है, सही, तो बाय अप्लाइंग योर कॉमन सेंस आप बता देंगे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा सही हो सकता है, करेक्ट। लिटरली जैसे। और फिर उसके बाद एक और चीज़ होनी चाहिए सर कि प्रिपरेशन, आपको उसका फैक्ट पता होना चाहिए, लॉ पता होना चाहिए। ये प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है सर। और फिर इसके बाद सर एक चीज़ और आती है, नेटवर्किंग भी, क्वालिटीज़ में। कॉन्टैक्ट्स। जी सर, क्योंकि आपकी जैसे नेटवर्किंग रहेगी वैसे आपके फ्रेंड्स से, कलीग्स से, आपके एरिया से आपको वैसे मैटर्स आएंगे। फिर दूसरी चीज़ ये है कि सर नेटवर्किंग जो है, नेटवर्क इज़ द नेटवर्क, नेटवर्क, राइट। समझे। इसके लिए ये सारी जो क्वालिटीज़ है ना सर, ये इसमें होना चाहिए। और सबसे अच्छी क्वालिटी जो होना चाहिए ना, ब्रीविटी। आप अपनी बात को स्वीट एंड सिंपल तरीके से, शॉर्ट तरीके से सामने वाले के माइंड में रख सकते, दैट्स कॉल्ड ब्रीविटी। ये चीज़ क्वालिटी लॉयर के अंदर होनी चाहिए। बहुत अच्छा। और ये जो सारी क्वालिटीज एडवोकेट साहब ने बताई है, मैं समझता हूँ ये हर प्रोफेशन के इंसान के अंदर होना चाहिए। आपसे ऐसी क्या चीजें हैं जो एक इंसान को सफल बनाती है, सक्सेसफुल बनाती है? सबसे पहली चीज़ सर, सफल और सक्सेसफुल बनने के लिए आपको सबसे पहली चीज़, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। करेक्ट, आई एग्री विथ यू। सबसे पहली चीज़ है। और फिर सर दूसरी चीज़ ये है कि दूसरों को ब्लेम ना किया जाए। राइट। और आज का जो काम है वो कल पे ना टाला जाए। ये सब जो चीज़ें रहती है सर, स्टेप बाय स्टेप, पॉजिटिव थॉट्स, रीडिंग, लर्निंग, ये सब चीज़ें जो इंसान को सक्सेसफुल बनाती है। और सबसे बेस्ट चीज़ उसमें इंसान की हैबिट, गुड हैबिट्स, ये इंसान को उसकी लाइफ में सक्सेसफुल बनाती As someone has said that habits can make you, habits can break you. तो अच्छी आदतें आपको बनाती है, बुरी आदतें आपको तोड़ देती है, बिगाड़ देती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक गुड हैबिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यही पूछना चाहूँगा आपसे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? सर सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट इंडिया का एक ही कोर्ट है जो दिल्ली में, दिल्ली में, राइट। और हाई कोर्ट जो है हर स्टेट के एक हाई कोर्ट रहती है। हाई कोर्ट दो स्टेट के भी एक हाई कोर्ट हो सकते हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब छोटा छोटा स्टेट है। अच्छा, ये चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि ये कितने लोगों को पता था, ये डिफरेंस जो अभी एडवोकेट साहब ने बताया? सिर्फ 4 लोगों को पता था। ये बहुत बेसिक चीज़ है लेकिन बहुत कम लोगों को पता है। आपको तो पता ही हो। जी। और सर जो हाई कोर्ट रहते हैं ना, उनके जो जजमेंट रहते हैं उनको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स है वो पूरे इंडिया में बाइंडिंग है। और जो पर्टिकुलर हाई कोर्ट्स के जजमेंट रहते हैं ना, वो पर्टिकुलर स्टेट के लिए ही ज़्यादातर बाइंडिंग रहते हैं। ये फर्क रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा आपका कि एक कंफ्यूजन ये भी है काफ़ी सारे लोग के माइंड में कि सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ क्या डिफरेंस है? सर सिविल लॉ जो है ना, सिविल और क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ में क्या है सर कि जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम लोग, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है सर, एक पर्टिकुलर पर्सन कंपनी के बीच में भी हो सकता है, या कंपनी कंपनी के बीच में भी हो सकता है, या पर्सन पर्सन के बीच में भी हो सकता है। तो सिविल लॉ जो रहता है ना, कंपनसेट नेचर का रहता है, उसमें पनिशमेंट नहीं रहती है। अच्छा। जी सर, उसमें कैसा रहता है कि हमारा और आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट में जैसे कोई एक फिल्म स्टार है, हमने उनको अपने इनवाइट किया फंक्शन में,
उन्होंने हमारे से जो भी था अमाउंट तय किया और फिर वो आए नहीं, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ। हम्म, तो इस चीज के लिए उनको कंपनसेशन देना है। यहाँ कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं हुई सर, उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा उसके कंपनसेशन लिए। देना पड़ेगा, क्योंकि वो आए नहीं। हमारे गेस्ट हम छपा चुके थे सबको, हर चीज को तो इनविटेशन कंपनसेशन जैसे कितना देना होता है? जितने में इनवाइट किया था उतना ही देते हैं या एक्स्ट्रा? सर जितना रीजनेबल कंपनसेशन जो कोर्ट तय करेगी। कोर्ट तय करेगा। जी सर। ये और जो सिविल लॉज रहते हैं वो हमारे रिलेटिंग टू मनी, रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ तो हम ये सिविल लॉ के जरिए कंपनसेशन, मतलब सिविल लॉ का जो सिंपल सी फंडा है ना सर, वो हमारा ये है कि हमको उसमें कंपनसेट मिलता है। कंपनसेट मिलता हाँ, या हमारा राइट कोई वायलेट हो रहा है, है। या हमारा इस जगह से जाने का राइट है, कोई हमारा राइट को वायलेट कर रहा है, तो ये सिविल नेचर के सर, इसमें कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं होती। Correct. सिविल नेचर के ये रहते हैं सिविल लॉज, तो इसमें कंपनसेशन रहता है। क्रिमिनल और तो नाम से ही पता चल रहा है, फिर भी हम पूछना चाहते हैं। और क्रिमिनल लॉज का ऐसा है ना सर कि क्रिमिनल जो है ये अगेंस्ट द स्टेट रहते हैं। क्रिमिनल लॉ में ऐसा रहता है सर कि अगर कोई थर्ड पर्सन के साथ भी कुछ क्राइम हुआ तो इसमें आप भी जाके कंप्लेंट बन सकते हैं, अच्छा, क्योंकि जो क्रिमिनल है ना वो स्टेट की जिम्मेदारी है, ये अगेंस्ट द स्टेट रहते हैं, कोई भी थर्ड पर्सन जा सकता है। लेकिन सिविल लॉ में अगर आपके साथ हुआ है तो आप ही जा आप सकते कोई- हो, पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए, दूसरा कोई नहीं आ सकता, दूसरा कोई नहीं जा सकता। ये चीज रहती है। और क्रिमिनल लॉ में जो रहता है ना, क्रिमिनल लॉ में पनिशमेंट रहती है, काइंड्स ऑफ पनिशमेंट रहती है, जैसा कि वो ग्रेविटी एंड नेचर के हिसाब से रहती है पनिशमेंट, एज पर द क्राइम, उस हिसाब एज से। पर द क्राइम। जैसे कि कोई बेलेबल ऑफेंस है तो उसकी 3 साल की सजा, जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है उसमें 7 साल की सजा, 10 साल की सजा, मर्डर जैसे ऑफेंस है उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी रहती है। ये सब चीजें ऐसा मतलब ग्रेविटी और नेचर को देखकर तय की जाती है क्रिमिनल लॉ में। और क्रिमिनल लॉ में सबसे पहली चीज क्या है सर कि उसमें भी फाइन होती है, पनिशमेंट भी होती है, और एक पनिशमेंट और होती है डिटरेंट पनिशमेंट। अच्छा, उसमें क्या होता है? उसमें हार्ड लेबर रहता है सर, यानी चक्की पिसाना, ये सब वो सब, जैसे वो सब क्रिमिनल लॉ के एक पार्ट है सर, काइंड्स ऑफ पनिशमेंट, जैसा कुछ मूवीज वगैरह में दिखाया जाता है। जी सर, वैसे ही रहता है सर ये क्रिमिनल लॉ। और क्रिमिनल के लिए सर सबसे पहली चीज ये है कि सामने वाले के माइंड में इंटेंशन देखी जाती है। क्राइम बनाने के लिए 4 एलिमेंट जरूरी है सर, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, कमीशन। और फर्स्ट और सेकेंड स्टेज पे क्राइम बनता नहीं है, क्योंकि इंटेंशन आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता सर। जब तक आप प्रिपेयर नहीं करोगे वो चीज के लिए, जैसे कुछ हुआ, मुझे इसके साथ कुछ करना है, तो उसकी प्रिपरेशन तो लोगों को दिख के आ सकती है कि मैं जा रहा हूँ, नाइफ परचेज किया, या मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, या वो एक्टिविटी कर रहा हूँ, तो ये चीज में भी सर प्रिपरेशन भी दिख के आती है। लेकिन ये थर्ड स्टेप है सर, अटेम्प्ट हुआ, क्राइम कमिट हो गया वहाँ, और कमीशन हुआ तो फुल फाइनल, ये चीज रहती है। बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि जो लॉ स्टूडेंट है उनके लिए आप कुछ एडवाइस देना चाहते हैं? मैं तो लॉ स्टूडेंट को एक ही एडवाइस देना चाहूँगा, एज ए करियर ऑप्शन की जो एडवाइस रहती है, क्योंकि जब लॉ स्टूडेंट कॉलेज में रहते हैं तो उनके पास सबसे बड़ी चीज़ रहती है कि वो आगे जाके उनके पास सिर्फ कोर्ट ही ना दिखे उनको। कुछ लोग सोचते हैं कि लॉयर बन गया तो उनके लिए कोर्ट, ऐसा नहीं है। उनके लिए जो है ना सर, लॉयर के लिए सबसे पहली चीज़ ये भी हो सकता है कि उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, करियर अपॉर्चुनिटी, जुडिशरी हो गई, जजेस के एग्ज़ाम। फिर उनके बाद एक अपॉर्चुनिटी और आती है कि बैंक, लीगल फर्म में जॉब। फिर उनके बाद एक लॉयर के लिए अपॉर्चुनिटी ये बात है कि पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी, जैसे हमारे जो इंडिया के है पी चिदम्बरम, हाँ,
वो एक लॉयर है। अरुण जेटली सर वो भी एक लॉयर है। कपिल सिब्बल सर वो भी एक लॉयर है। लॉयर वो पॉलिटिकल पॉलिटिकल क्योंकि आपको नॉलेज होना चाहिए और आपको लॉ का नॉलेज रहेगा तो आप पॉलिटिकली भी स्टैंड कर सकते हो, ये चीज़ भी है। और करियर ऑप्शन है सर लॉ में। फिर लास्ट जो चीज़ है वो आपको प्रैक्टिस इन कोर्ट, ये भी ऑप्शन है सर। आपकी प्रैक्टिस पे, अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए कोर्ट में, ये चीज़ भी ऑप्शन है। जैसे लॉ स्टूडेंट के लिए मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो ये लॉ करने के बाद वो अपना ऑप्शन चूज कर सकते मतलब इस फील्ड में भी बहुत सारी चीजें हैं जो जी कर सर, सकते वो हैं। तो है ना। लॉ फर्म बता दिए, जैसे बैंक्स हो गई, लीगल फर्म्स हो गई, पॉलिटिकली हो गई, जज बन सकते जज भी बन सकते हैं, ये चीज़। और लीगल एडवाइजर बन सकते हैं कोई भी कंपनी का। करेक्ट। और आप में से कोई क्वेश्चन करना चाहता है एडवोकेट शाह मोमिन से? हाँ। सर जीरो एफआईआर क्या होती है? जीरो एफआईआर ये रहती है ना कि कोई भी पुलिस स्टेशन में जो आपका जुरिसडिक्शन नहीं है, अगर वहाँ क्राइम हुआ तो आप, कुछ लोग जाते हैं कि पुलिस स्टेशन में कि यहाँ हुआ तो बोलते हैं नहीं हमारे जुरिसडिक्शन में नहीं आते, हमारी हद में नहीं आता है ये एरिया। तो कैसा है कि जीरो एफआईआर में ऐसा है कि दूसरे पुलिस स्टेशन वाले हैं ना वो रख लेंगे रिटर्न करके, फिर वो आपके जो पर्टिकुलर आपका जो कंसर्न पुलिस स्टेशन रहेगा ना उसमें भेज देंगे। ये जीरो एफआईआर है। अच्छा, यहाँ पे कितने लोगों को एफआईआर का फुल फॉर्म पता है? फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। गलत है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। चलो फिर भी ट्राई किया उन्होंने, बहुत अच्छा। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट।